जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं को लेकर सरकार सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। आतंकियों को चौतरफा घेरने का प्लान है। सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं और उसी के साथ साथ जानकारी तो ये भी कि अमित शाह भी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, वहां के हालात का खुद जायजा लेंगे। सेना अध्यक्ष कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। सेना अध्यक्ष एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट पर भी जाएंगे और जवानों से मिलेंगे। 23 अक्टूबर को खुद गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। सीआरएफ, एनआईए और आईबी के बड़े अधिकारी वहां पहले से ही कैंप कर रहे हैं। तो 23 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और इस बीच तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त सुरक्षा हालात जम्मू कश्मीर में हुए हैं पिछले आतंकी हमलों को लेकर, ऐसे में आज एक अहम बैठक भी दिल्ली में बुलाई गई है। और इस बीच 5 अक्टूबर को हुई हत्याओं की जांच एनआईए के सुपुर्द कर दी गई है। 5 अक्टूबर को श्रीनगर के केमिस्ट माखन लाल बिंद्रो और बिहार के एक ठेले वाले वीरेंद्र पासवान की श्रीनगर में हत्या हुई थी। 1 घंटे के अंदर 2 हत्याओं से श्रीनगर दहल गया था। एनआईए घटना के पीछे आतंकी हमले की साजिश की जांच करेगी। तो आपको बता दें, आतंकी हमलों पर अब बड़ी कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ किन किन इलाकों में आतंकी हो सकते हैं, इसलिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन आतंकियों को ढेर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं बड़े बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। पूरी रणनीति बन रही है कि जो लोग खौफ में हैं वो खौफ से दूर हों। इसके लिए भी क्या उपाय किए जा सकते हैं, वो उपाय भी किए जा रहे हैं। दिल्ली से श्रीनगर तक हमलों पर सियासी जोर शोर है। तो इधर ओवैसी ने पूछा कि क्या पाकिस्तान से खेल जरूरी है। हम भारत के प्रधानमंत्री से ये पूछना चाह रहे, मोदी जी 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए। कितने? 9 फौज के सिपाही मारे गए और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे। पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। बिहार के करीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है आईबी, अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में? हथियार आ रहे हैं, अरब के मैच खेलेंगे। पाकिस्तान के पास से टेररिस्ट आ रहे हैं। कौन सा सीज फायर आपने किया एलओसी पर? क्यों किया आपने ऐसा सीज फायर किया कि ड्रोन से हथियार आते हैं? 370 निकाला तो बहुत बोले थे, सब खत्म हो गया कश्मीर में। क्या खत्म हुआ? कुछ खत्म नहीं हुआ। टारगेटेड किलिंग कश्मीर में हो रही है। ये मोदी सरकार की नाकामी है जो कश्मीर में हो रहा है। तो ओवैसी ने सरकार को घेरा तो नकवी मैदान में कूद पड़े। कहा कि सेक्युलर शेरवानी पहनकर ओवैसी नई कारस्तानी कर रहे हैं। नकवी का दावा है कि ये सरकार आतंकी के खात्मे में सक्षम है। सुनिए नकवी से खास मुलाकात। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग हो रही है, प्रवासी मजदूरों का पलायन हो रहा है, वैसे में सरकार की कश्मीर पॉलिसी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि कश्मीर पॉलिसी जो है उसमें अब टारगेटेड किलिंग हो रही है, लोगों का ज्यादा से ज्यादा पलायन हो रहा है वहां। देखिए, पहली बात यह है कि ये पहला मौका है जिस तरह से विपक्ष पूरी तरह से सिमट और सिकुड़ गया है। उसके अलावा वहां कौन है, गुपकार गैंग भी सिमट सिकुड़ गया है। उसी तरह से उसकी मानसिकता और उसके दिमाग भी सिमट सिकुड़ गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर कभी भी इस तरह की गंदी और घटिया पॉलिटिक्स नहीं की गई है। देश सुरक्षित हाथों में है। किसी को भी भय और भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारे सुरक्षा बल सक्षम है आतंकवाद के खात्मे के लिए भी और आतंकवादियों के आकाओं के खात्मे के लिए भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे हैं कि जब हमारे सुरक्षा बल सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों का सफाया करेंगे तो सीमा पार से सबूत मांगा जाएगा, यहां से सवाल होगा, सबूत और सवाल की जुगलबंदी शुरू हो जाएगी। आतंकवादियों के खात्मे के लिए मजबूती और मुस्तैदी के साथ सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। और जिन लोगों ने
अब काम नहीं आएगी चीन की चालबाजी। ड्रैगन पर नजर रखने के लिए पूर्वी सेक्टर में असम के मिसामारी में एविएशन ब्रिगेड ने काम करना शुरू कर दिया है। दुश्मन हो जाओ सावधान, हर मुकाबले के लिए तैयार है हिंदुस्तान। चीन से जारी तनातनी के बीच भारतीय फौज को नई ताकत देने के लिए तैयार है एविएशन ब्रिगेड। असम की मिसामारी से पूर्वी सेक्टर में पहली एविएशन ब्रिगेड ने काम करना शुरू कर दिया है। इस ब्रिगेड का मकसद एयर ऑपरेशन को सुदृढ़ करने के साथ साथ जवानों को मदद पहुंचाना है। वो सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाइयों से लेकर कन्याकुमारी तक, और ना ही इंडिया में बट इंडिया के बाहर भी, जैसे कि पवन में श्रीलंका में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इसके साथ ही वो यूएन पीस कीपिंग मिशंस में भी आर्मी एविएशन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। चाहे रुद्र कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो या इजरायली हेरोन ड्रोन या फिर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, एयर एविएशन ब्रिगेड को हर तरह से सशक्त बनाया गया है ताकि दुश्मन की हर चाल को नाकाम किया जा सके। आर्मी एविएशन एक बहुत अहम रोल निभा रहा है पिछले काफी सालों से, और पिछले कुछ सालों में जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनमें भी काफी एडवांसमेंट आए हैं। हमारे ठीक पीछे ध्रुव हेलीकॉप्टर है जो रात में भी ऑपरेशंस कर सकता है, इसकी ये खास बात है। इसके अलावा हेरोन ड्रोन्स हैं जो कि इजरायली मेड हैं। ये रेकोनेसांस और सर्वेलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और जो सबसे अहम हेलीकॉप्टर आर्मी एविएशन का है वो है रुद्रा, जो कि लड़ने के लिए भी उसमें मिसाइल्स और गन सिस्टम्स लगे हुए हैं। एलएसी पर चीन की हरकत को देखते हुए सरहद के रखवालों के लिए सर्विलांस एक अहम उपकरण है। सर्विलांस से ही दुश्मन की हर चाल पर नजर रखी जा सकती है और उसकी नापाक चालों को रोका जा सकता है। इस मोर्चे पर इजरायली हेरोन सबसे मारक है। ये 30,000 फीट की ऊंचाई से भी नजर रख सकता है और 24 से 30 घंटे लगातार काम कर सकता है। पिछले साल से जब से चीन के साथ तनातनी चल रही है, भारतीय सेना का एक बहुत बड़ा फोकस सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग पे है। इस काम के लिए ये इजराइल का बना हुआ हेरोन ड्रोन एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ये ड्रोन आई ऑफ द स्काई कहा जाता है और ये एक तरह से बैकबोन है भारतीय सेना की एविएशन विंग के लिए। यही कारण है कि जब भी कोई ऑपरेशन होता है जिसमें एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर होते हैं, कोई मिशन होता है, तो ये पहला जहाज है जो भेजा जाता है सर्वेलेंस के लिए। गलवान में चीनी सैनिकों द्वारा धोखे से भारतीय जवानों पर हमले के बाद से दोनों देशों के बीच तल्ख रिश्ते जारी हैं। चीन ने अपनी हरकतों से कई बार ऐसा जतलाया है कि उस पर यकीन करना मुश्किल है। ऐसे में जरूरी है सरहद की सुरक्षा को मजबूत किया जाए और ये एक कदम है। अभिषेक भल्ला, मिसामारी, असम, आज तक। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आर्थर रोड जेल के अंदर ड्रग्स के बुरे परिणामों के बारे में समझाया जा रहा है। एनसीबी के सूत्रों की माने तो आर्यन ने वादा किया है कि वो जेल से बाहर आकर समाज के भले के लिए काम करेंगे। आर्यन की जमानत पर बुधवार को फैसला आना है। मुंबई की आर्थर रोड जेल के अंदर सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान क्रूज ड्रग पार्टी केस में अपनी जमानत का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आर्यन खान और उनके साथ ड्रग मामले में गिरफ्तार हुए दूसरे आरोपियों को समझा रहा है कि ड्रग समाज के लिए कितना घातक होता है और इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। जो हम लोग का काउंसलिंग होता है ना, इट इज नॉट रिगार्डिंग एनी पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन। जो आप मुझे नाम पूछ रहे हैं, इट इज नॉट रिगार्डिंग दैट। काउंसलिंग इज फॉर ऑल दी अक्यूज जो हमारे पास में आते हैं। उसमें से जो हम लोग ने इस्कॉन टेम्पल को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, कुछ लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उसके अलावा भी बाकी के भी जो कुछ अदर रिलीजन से आते हैं तो उनके भी धर्म गुरुओं के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो उनको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ से भी और रिहेबिलिटेशन की तरफ से भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं। दैट इज नंबर 1।
देन कोई अगर आरोपी है जिसे कोई रिलीजियस बुक्स पढ़ना है तो वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं सब धर्मों का। क्रूज ड्रग बस्ट केस में जब आरोपी गिरफ्तार हुए, जिसमें आर्यन खान को भी गिरफ्तार किया गया था, उन्हें कस्टडी के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में उनकी काउंसलिंग की जा रही थी। समीर वानखेड़े, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर हैं, वो स्वयं बहुत से आरोपियों की काउंसलिंग कर रहे थे और इसी तरीके से उन्होंने आर्यन खान की भी काउंसलिंग की। कुछ धार्मिक किताबें दी गई, कुछ धार्मिक किताबों को और ग्रंथों को दिया गया। इसके अलावा मौलवी, पुजारी और अन्य लोगों को बुलाकर भी काउंसलिंग की जाती है। लास्टली हम लोग खुद भी उनको नेशनल सर्विस की तरफ उनको भी मोटिवेट करते हैं कि उनका ठीक है, ये जो गंदी आदत होती है ड्रग्स की, तो हाउ टू रिफॉर्म देम एंड रिहेबिलिटेट देम काइंड इन द मेन स्ट्रीम। तो उसके लिए हम उनको थोड़ा श्रमदान करने के लिए भी बोलते हैं। उसके अलावा भी जो ऑर्फन्स हैं या फिर जो अंडर प्रिविलेज हैं, उनके साथ जाके काम करने के लिए भी हम उनको एहसास होता है कि दे हैव डन रॉन्ग इन देयर लाइफ एंड देन दे वांट टू कम बैक टू द मेन स्ट्रीम। इसके अलावा भी हम लोग कोई एनजीओ के साथ भी जुड़े हुए हैं। ओके सर। नशा मुक्ति समाज के साथ मंडल के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो हमारी जो वर्षा मैडम है जो काफी एक्टिवली भी काम करती है, तो उनके साथ भी उनकी भी हम लोग हैं। एनसीबी ने आर्यन खान को समझाया है कि रेव पार्टियों के बाहर भी दुनिया है। वो एक हाई प्रोफाइल परिवार से हैं। वो कुछ जरूरतमंद परिवारों को देखभाल के लिए गोद भी ले सकते हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान ने वादा किया है कि वो जेल से बाहर आकर बांद्रा इलाके के आसपास के स्लम इलाकों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के उत्थान और कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए काम करेंगे। आर्यन ने समीर वानखेड़े से ये भी वायदा किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक। 7 दिन हो गए लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमले नहीं थम रहे। दुर्गा पंडाल से शुरू हमले अब हिंदुओं के घरों तक पहुंच गए हैं। लूटमार और आगजनी तक ये नौबत आ गई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दंगाइयों को चेतावनी उन्होंने दी, लेकिन इसका असर अभी होता दिख नहीं रहा है। और यही कारण है कि मशहूर लेखिका ने कहा कि हिंदुओं के गांव जल रहे और हसीना बांसुरी बजा रही हैं। सात दिन बाद भी बांग्लादेश धधक रहा है। हिंदुओं के खिलाफ हमले हो रहे हैं, मंदिर निशाना बन रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीरें बांग्लादेश के रंगपुर की हैं, जहां दंगाइयों ने हिंदुओं के 25 घरों को फूंक डाला। बांग्लादेश में 3 दिन पहले भड़की नफरत की आग अब खतरनाक मोड़ पर है। इस बार निशाने पर आए हैं रंगपुर के हिंदू परिवार। दंगाइयों ने यहां हिंदुओं के घरों पर धावा बोलकर लूटपाट ही नहीं की, बल्कि एक साथ दर्जनों घरों को फूंक डाला। रविवार रात रंगपुर के पीरगंज में कट्टर दंगाइयों ने चुन चुन कर हिंदुओं के घरों में आग लगाने लगे। देखते देखते कई घर धू धू कर जलने लगे। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि लोगों को अपने घरों से सामान निकालने का मौका तक नहीं मिला। 25 घर खाक हो गए। हिंदुओं के घरों को आग के हवाले करने से पहले दंगाइयों ने जमकर लूटपाट की। गहने, कीमती सामान, जानवर सब लूट कर ले गए। एक पीड़ित महिला ने रो रो कर बताया कि कैसे दंगाइयों ने उसके घर में लूटपाट कर उसे आग के हवाले कर दिया। ओ बाबा, কিছুই নাই বাবা, করি খাওয়ার মতো কোনো বুদ্ধি নাই বাবা, কেন করি চলে ঘরে জীবন বাঁচাবো বাবা রে। एक दूसरी पीड़िता ने बताया कि दंगाई कई गाड़ियों में सवार होकर आए और अचानक हमला बोल दिया। যখন একটা গাড়ি আসলো তখন কই রকম রোগীর গাড়ি মনে করছি, তে তার পাশে মেলাগুলো গাড়ি এলো, কিন্তু তখন আছে এটা কোন কি সমাচার হয় এতগুলো গাড়ি আসতেছে। আসার পর এখানে তখন হামলা দিয়ে লোকজন যাচ্ছে। रंगपुर के एसपी का कहना है कि दंगाई पाकिस्तानी छापा मारो जैसे थे। मशहूर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने पीरगंज की तस्वीर ट्वीट कर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को घेरा। तस्लीमा नसरीन ने लिखा, जब हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तो हसीना बांसुरी बजा रही थी। 2 हिंदू गांवों को जिहादियों ने जला दिया और प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने भाई शेख रसेल का जन्मदिन मना रही हैं।
रंगपुर कांड पर पुलिस प्रशासन भी सकते में है। इलाके के एसपी विप्लव सरकार खुद बता रहे हैं कि दंगाई छापामार की तरह आए। अब तक 32 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মতো অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, তাদেরকে একেবারে মানে পথে বসিয়ে দেওয়া, এই ধরনের ঘটনা যারা ঘটিয়েছে, তো আমরা কালকে রাত থেকেই অপারেশনে রয়েছি। আমরা যারা এই ধরনের কার্যক্রম কালকে রাতে চালিয়েছে তাদের গত রাতেই ডিসপাস করার সময় আমরা তাদের প্রায় 20 জনকে ধরেছিলাম। আজকেও আমরা প্রায় 12-13 জনকে অ্যারেস্ট করেছি। আমরা এখনো আমাদের অপারেশনাল কাজ চলমান রয়েছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা সারা রাত ধরে অপারেशन চালিয়ে যাচ্ছি। पुलिस एक्शन की बात कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद नवा खाली के इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी। अब एक परिवार का वीडियो सामने आया है जो मंदिर में तोड़फोड़ देख बुरी तरह से घबरा गए। 500 से ज्यादा मुस्लिम दंगाइयों ने जब इस्कॉन मंदिर में हमला बोला तो देखिए घर वालों का क्या हाल था। মন্দির সব ভাঙিয়ে লেগেছে, প্লিজ তোমরা বাড়ির ভিতরে ঢুকলেও সাবধানে থাকো। সবার বাইরে তো বাবার ওখানে মন্দির ভাঙিয়ে এলাইছে। তুমি প্লিজ বাড়ির ভিতরে ভিতরে দোকান টোকান সব ভাঙিয়ে লেগেছে, তো বোঝো না কা কোন বাড়ির এদিকে ভিতরে পর্যন্ত ঢুকছে। দরজাটা ঝাটকা রাখো প্লিজ, সবাই অ্যালার্ট করে দাও, মন্দির থেকে বাইরে যেতে বলো। দরজার উপর কদর পড়ে না তোমার। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के बाद 13 अक्टूबर को कुमिल्ला से दंगे की शुरुआत हुई। कहा गया कि एक पूजा मंडप में कुरान रखा है। इसके बाद पहले दुर्गा पंडाल निशाने बने और फिर मंदिर और हिंदुओं के घर। कुमिल्ला, ढाका, फेनी, किशोरगंज, चांदपुर के रंगपुर में भी हिंदुओं पर हमले हुए। इस हमले में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। ढाका से शाहिदुल हसन, आज तक। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का शोर बंगाल तक पहुंच गया है। शहर शहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार रोकने की मांग की जा रही। वहीं बीजेपी ने बांग्लादेश सीमा पर धरने की धमकी दी तो सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का शोर सीमा के इस पार भी दिखने लगा है। बंगाल में शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। बैनर पोस्टर के साथ हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। हिंदू संगठन के सड़क पर उतरने के बाद अब बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया। कल शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी का एक दल कोलकाता में मौजूद बांग्लादेश हाई कमीशन के डिप्टी कमिश्नर से मिला। इस दल ने साफ साफ बता दिया कि अगर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं रुकी तो बॉर्डर पर आकर प्रदर्शन करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर बीजेपी हमलावर हुई तो टीएमसी ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर पीएम चुप क्यों हैं? क्लियर मैसेज दे दिया, ये बंद होना चाहिए। ये जो है जमात, हिफाजत, शिविर, राजाकार जो 1971 में पाकिस्तान का काम किया पाकिस्तान के पक्ष में, ये लोग को उखाड़ फेंकना चाहिए। नहीं फेंकेगा तो यहाँ बहुत जबरदस्त रिएक्शन होगा। नरेंद्र मोदी साहब ने इलेक्शन के पहले वोट कैंपेन के नाते वहां पर मंदिर में चला गया पूजा देने के लिए, तो वो क्या कर रहे थे? बांग्लादेश में जो गलत काम हुआ उसका बेनिफिशियरी कौन है? एक तो उस देश में है जो लोग उसका गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, वो उनका प्रॉब्लम है। आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट। लेकिन यहां पर भी बेनिफिशियरी है। शुभेंदु अधिकारी खुद बोल रहा है। बीजेपी के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सीमावर्ती जिलों के पुलिस प्रमुखों को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। बांग्लादेश की हिंसा पर बंगाल में लगातार आवाजें उठ रही हैं। नदिया के मायापुर इस्कॉन मंदिर में बीती रात भारी संख्या में श्रद्धालु ने मोमबत्ती जलाकर मंदिरों और हिंदुओं पर हमले का विरोध किया।
उत्तरी 24 परगना में भी बीजेपी बैनर पोस्टर के साथ सड़क पर उतरी। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कार्यकर्ताओं में जोश इतना आया कि पुलिस से टकराव की नौबत आ गई। मैं कहना चाहता हूं, बांग्लादेश का घटना कोई विच्छिन्न घटना नहीं है, एक परिकल्पित घटना है। ऐसे दुर्गापुर में भी परिकल्पित घटना घटाने का प्रयास हो रहा है। इसीलिए पश्चिम बंग सरकार को मैं दरखास्त करना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी हद से ये समस्या का समाधान करे और सांप्रदायिक तनाव सृष्टिकारी का ऊपर कार्रवाई करे। भारत ही नहीं, अमेरिका में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ लोग घरों से बाहर आए। न्यूयॉर्क में भारी तादाद में भारतीय मूल के लोगों के साथ साथ स्थानीय लोग भी शामिल हुए। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद अब आतंकियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी है। केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है और घाटी में इसका असर भी दिखने लगा है। कश्मीर में 11 इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। IB, NIA से लेकर CISF से जुड़े कई अधिकारी घाटी में कैंप कर रहे हैं। पाक परस्त आतंकियों ने पिछले कुछ दिनों से कश्मीर घाटी में खेला है खूनी खेल। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ पहली बार गैर कश्मीरियों को आतंकियों ने निशाना बनाना शुरू किया है, लेकिन उनकी नापाक साजिश का ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। मोदी सरकार ने आतंक पर जोरदार और निर्णायक चोट करने का मन बना लिया है। सेना घाटी में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। चंद दिनों में दर्जन भर आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, लेकिन अब दिल्ली के स्तर पर आतंक के खिलाफ बन रही है नई रणनीति। आतंक पर बड़ी चोट करेगी मोदी सरकार। घाटी में आतंकियों के आखिरी दिन, करीब 11 इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद। घाटी में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान। कश्मीर में आतंकियों ने जिस तरह से सिर उठाया है और उस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की बारीक नजर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को देश की आंतरिक सुरक्षा पर सभी राज्यों के DGP और इंटेलिजेंस अफसरों के साथ बैठक की। इसमें प्रमुखता से कश्मीर के हालात पर भी चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्रालय के आला अफसर भी शामिल थे। सरकार ने कई स्तर पर एक्शन प्लान को अमल में लाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में पहले ही CRPF के DG कुलदीप सिंह, जो कि NIA के भी DG हैं, उनको भेजा जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक IB, NIA, CRPF कई वरिष्ठ अधिकारी जम्मू कश्मीर में पहले से ही कैंप कर रहे हैं। कश्मीर में करीब सभी जगहों पर व्यापक तलाशी अभियान छेड़ा गया है। हाइब्रिड आतंकियों यानी छुपे मददगारों की बड़े पैमाने पर धरपकड़ की गई है। ये तस्वीरें श्रीनगर के लाल चौक की हैं, जहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ऐसी ही तलाशी कई और इलाकों में ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा 23 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। शाह का दौरा ऐसे समय हो रहा है जब गैर स्थानीय लोगों को टारगेट किलिंग कर निशाना बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के LG, DGP, IB, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और CRPF के अधिकारियों के साथ बैठक करके हालात की समीक्षा करेंगे। निहत्थे को मार करके पहलवान बनते हैं। हमारे देश में इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द ही लोगों का खात्मा भी हो। और इससे बहुत ही इसे वो ना समझे कि हमारे देश में लोगों के बीच कोई विभाजन हो सकता है। हम लोग देश में सब लोग एक हैं। जाहिर तौर पर आतंक को लेकर मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। इसका असर एक के बाद एक आतंकियों को ठिकाने लगाने के रूप में देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इजराइल की करेंगे, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर के कार्यक्रम में शाहरुख की फिल्म के गाने बजने लगे। कार्यक्रम दिव्यांगों का था, जहां भारतीय मूल की नेत्रहीन लड़की ने गाना गाया तो विदेश मंत्री भी ताली बजाने लगे।
सेना प्रमुख नरवणे एलओसी पर पहुंच गए हैं। सेना प्रमुख सुरक्षा के हालात का और आतंक के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लेने यहां पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर सेना प्रमुख जनरल नरवणे और इस 2 दिवसीय दौरे में जम्मू कश्मीर के हाल ही में आतंकी हमलों के लिहाज से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। सेना प्रमुख नरवणे पुंछ पहुंचे। कश्मीर में आतंकियों का निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों से प्रवासी मजदूरों में खौफ है। डर का आलम यह है कि बाहरी राज्यों से आए मजदूर अपने सूबे में वापस लौटना चाहते हैं। वहाँ का मालिक हमको इतना मार मार के पूरा सीजन भर काम करवाता और हमको ना पैसे नहीं दिया, मार के भगा दिया वहाँ से। हम अपने बच्चों को इतना दूर लेकर गए थे, लेकिन हमारे कुछ नहीं सुने हैं। हमारे पास हमारे लिए कुछ मदद करो या हमारा हक दिला दो। बहुत छोटा छोटा बच्चा लेकर आए हैं काम करने के लिए, 1 रुपए हमको नहीं दिया, मार मार के भगा दिया हमको। सिर पर गठरी लादे प्रवासी मजदूरों का कारवां अपने घरों की तरफ लौट चला है। इन प्रवासी मजदूरों की नजर में गैर कश्मीरियों को निशाना बनाकर आतंकियों ने कश्मीर को जन्नत से जहन्नुम बना दिया है। अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं रहा। तो अभी कश्मीर में डर का माहौल हो गया? हाँ। अच्छा, तो आपका कितने बजे निकले? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे? 7 बजे जी, सुबह 7 बजे। डर का माहौल है काफी? जी, डर का माहौल है। अच्छा। जी जी। तो आप क्या काम करते थे? वो खेती बाड़ी का सेब उतारते थे, यही काम करते हैं। जी। अभी आपने खुद ही फैसला लिया निकलने का वहाँ से? जी, वो खुद ही हम लोग निकल के आ गए। अच्छा, अभी आप अपने घर जाएंगे? जी जी जी, अपने घर जा रहे हैं। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से क्या कहेंगे, हम लोग को वहाँ डर का माहौल था, हम लोग आ गए हैं काम करने के लिए। अभी काम खत्म नहीं हुआ। अपने घरों से सैकड़ों मील दूर ये प्रवासी मजदूर रोजी रोटी कमाने कश्मीर आए थे, लेकिन आतंकियों की टारगेट किलिंग से इन मजदूरों के मन में खौफ समा गया है। रोटी खाने का ख्वाब लेकर आए थे, गोली खाने के डर से वापस अपने गांव गिराओं की ओर मुड़ गए हैं। ये जो आप ये मजदूर देख रहे हैं, ये कश्मीर घाटी से पलायन करके आए हैं। इस समय जम्मू रेलवे स्टेशन के पास खड़े हैं और ये चाहते हैं कि अपने घर वापस चले जाएं। आप इनके चेहरों की तरफ देखिए, बहुत ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जिस प्रकार से लगातार हाल फिलहाल के दिनों में जो है मजदूरों को जो है आतंकवादी निशाना बना रहे हैं, इससे जो है इनमें भय पैदा हो चुका है और अब ये जो है अपने घर वापिस जाना चाहते हैं। श्रीनगर में भी वही हाल है। कश्मीर घाटी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है, मगर आजीविका के सामने जीवन को चुनने वाले मजदूर घाटी छोड़ने पर मजबूर हैं। श्रीनगर से जम्मू रवाना होने वाले प्रवासियों की आप बीती सुनिए। गोलगप्पे बेचते थे हम, इसलिए वो साथ वाले हम मर रहे थे, इसलिए हम घर जा रहे हैं। डर है, डर के मारे रेड़ा लगाते हैं सोरा जाता है, कोई गांधराबल जाता है उधर उधर, तो भय की वजह से इंसान अब लगा नहीं पा रहे, हम घर जा रहे हैं ना, इसीलिए। हालांकि कई प्रवासी मजदूर ऐसे भी मिले जिनका कहना है कि वो डर की वजह से नहीं बल्कि वापस फसल काटने जा रहे हैं। हर साल अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में वो घर लौटते हैं। हम लोग अब घर जा रहे हैं, काम खत्म हो गया। हम रहते थे साल्टन चौक पर खान पैलेस में। उधर क्या है, सिक्योरिटी है? हाँ, वहाँ तो हमेशा फौजी रहता है। हाँ। फिर अब क्या हुआ? माहौल नहीं, हमको घर जाना है, उधर जाकर घर में साली काटना है। रविवार शाम कुलगाम के वनपोह में आतंकियों ने मजदूरों के किराए के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें बिहार के 2 मजदूरों की मौत हो गई। इस महीने बिहार के 4 मजदूर आतंकी गोली का निशाना बन चुके हैं। ऐसे में दूसरे मजदूरों के लिए जिंदगी और रोटी के बीच चुनाव का मुश्किल विकल्प खड़ा हो गया है। श्रीनगर से कमलजीत संधू के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक।